मस्तिष्क में फैलते जाते हैं। यह विद्युतीय आवेश इन मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को संचालित तथा परस्पर संबंधित रखते हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त मस्तिष्कीय विद्युत मापक यंत्र इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफ ईईजी द्वारा मस्तिष्कीय विद्युत धाराओं को नापा जाता है। उन्हीं के आधार पर मस्तिष्क एवं सिर से संबंधित रोगों के बारे में निर्धारण किया जाता है। अर्थात ये जो मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल करंट है, इसको नापने के लिए जो है वो ईईजी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफ। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत और एनकेफेलो मींस मस्तिष्क, और ग्राफ का मतलब उनकी बिजली का चार्ट, बिजली की करंट का नापना हुआ चार्ट। जैसे ईईजी ब्रेन के लिए, ईसीजी हार्ट के लिए, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी के ईईजी में बहुत ज्यादा इंपल्स आते हैं, बहुत ज्यादा स्पंदन आते हैं, तो इसका मतलब वहां पे मस्तिष्क में कहीं पे कोई खराबी है, कोई इरिटेशन है। जैसे मिर्गी के दौरे की शुरुआत होती है तो बहुत ज्यादा इंपल्स एक साथ एक जगह पे निकलते हैं, तो वो पूरे मस्तिष्क को तनाव दे देते हैं, मस्तिष्क को और मांसपेशियों को फैलने और जकड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मिर्गी के दौरे जैसे आने लगते हैं। तो उन्हीं के आधार पर मस्तिष्क एवं सिर से संबंधित रोगों के बारे में निर्धारण किया जाता है। सिर में विभिन्न स्थानों पर यंत्र के रज्जू लगाए जाते हैं। रॉड्स होती है ना, वो पॉइंट्स, जो कॉर्ड्स, उनसे नापे गए विद्युत विभव पोटेंशियल का योग लगभग 1 मिलीमीटर वोल्ट आता है। हृदय के संचालन में लगभग 10 तार शक्ति विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्युत हृदय में ही पैदा होती है। हृदय के संचालन में लगभग 10 तार शक्ति विद्युत, इसका क्या अर्थ हुआ? 10 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्युत हृदय में ही पैदा होती है। हृदय में जिस क्षेत्र से विद्युत स्पंदन पैदा होते हैं उसे पेस मेकर कहते हैं। यह विद्युत स्पंदन पैदा करने वाली जो जगह होती है उसे ऐसे नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड, और इस जगह से एक इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होती है और 0.8 सेकंड में पूरे हृदय में ये चक्कर लगा लेती है। तो 0.8 सेकंड में एक हृदय की धड़कन कंप्लीट हो जाती है। तो इसी कारण से 1 मिनट में हृदय कम से कम 72 बार धड़कता है। इतने ही समय में हृदय अपनी धड़कन पूरी करता है। हृदय की धड़कन के कारण एवं नियंत्रक यही विद्युत स्पंदन होते हैं। इन विद्युत स्पंदन मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युत स्पंदनों का प्रभाव ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र पर अंकित होते हैं। हृदय रोगों के निर्धारण के लिए इन विद्युत स्पंदनों के कोई आधार माना जाता है। मतलब वो नॉर्मल ईसीजी आ रहा है कि उसमें कोई एबनॉर्मल इम्पल्स आ रही है, उससे हार्ट स्पेशलिस्ट को पता चलता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं। नेत्रों में भी वैज्ञानिकों के मतानुसार फोटो इलेक्ट्रिक सेल जैसी व्यवस्था है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की विशेषता यह होती है कि वह प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदल देता है। प्रकाश के रूप में वो रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, उससे जाकर के ब्रेन में इमेज बनती है। नेत्रों में भी इसी पद्धति से विद्युत उत्पादन की क्षमता वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। नेत्र रोगों के निर्धारण वर्गीकरण के लिए नेत्रों में उत्पन्न विद्युत स्पंदनों को ERG इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ यंत्र पर अंकित किया जाता है। मतलब रेटिना की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है उनको हम इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ के माध्यम से मेजर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शरीरस्थ कुछ केंद्रों में विद्युतीय स्पंदनों के उत्पादन के साथ साथ सारे शरीर में उनका संचार भी होता है। स्पंदन मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन भी हो रहा है, वहां से वो निकल भी रहे हैं और फिर उसके बाद पूरे शरीर में उनका संचार भी हो रहा है, वो पूरे शरीर में फैल भी रहे। ईईजी के द्वारा सिर के हर हिस्से में मस्तिष्कीय कोश विद्युत के स्पंदन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यही नहीं, बहुत बार तो इसका प्रभाव गर्दन से नीचे वाले अवयवों में भी स्पष्टता से मिलता है। हृदय की विद्युत का प्रभाव तो ईसीजी यंत्र द्वारा पैर के टखनों तक पर रिकॉर्ड किया जाता है। हृदय के निकटतम तथा दूरतम सभी अंगों में ये स्पंदन समान रूप से शक्तिशाली पाए जाते हैं।
शरीरस्थ प्रवाह और प्राण प्रवाह के माध्यम से रोगों के निदान पर चिकित्सा शास्त्रियों का विश्वास दृढ़ हो गया है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि जो ये हृदय में स्पंदन होते हैं, जिसके कारण ये आप ईसीजी की रिकॉर्डिंग्स लेते हैं और हृदय रोगों में इसका निर्धारण भी किया जाता है कि ईसीजी खराब है या सही है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये ईसीजी के जो विद्युत के इम्पल्स हैं, स्पंदन है, ये पैर के टखनों तक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो आप लोगों में से किसी ने अगर ईसीजी होते हुए देखा होगा तो एक तो हार्ट के ऊपर तमाम सारे कॉर्ड लगाए जाते हैं और उसके अलावा पैर के एंकल जॉइंट्स के पास भी दोनों पैरों में भी एक एक कॉर्ड लगाते हैं, हाथों में भी कॉर्ड लगाते हैं। यानी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट तक भी नोटिस की जा सकती है। शरीरस्थ प्राण प्रवाह के माध्यम से रोगों के निदान पर चिकित्सा शास्त्रियों का विश्वास दृढ़ हो गया है। मांसपेशियों की निष्क्रियता तथा स्नायु संस्थान के रोगों में भी प्राण चिकित्सा पद्धति प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए ईएसजी ईएमजी है, ईएमजी होगा, इलेक्ट्रोमायोग्राफ, यानी जो मसल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको इलेक्ट्रोमायोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड तो करके जैसे देखा कि जाता है। जब आपका ब्रेन में कोई क्लॉट आ जाता है या ब्रेन में खून की कमी हो जाती है, मतलब क्लॉट जम गया या ब्लीडिंग हो गई या इस्कीमिया कहते हैं, जहाँ खून नहीं पहुंच पाया, इन्फार्क्ट बन गया, तो ऐसा होने पे क्या होता है, वो ब्रेन का सेंटर जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को, हिस्से को शरीर के कंट्रोल करता है या उसकी नर्व्स वहां सप्लाई करती हैं, तो वहां की मांसपेशियां जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ये हम ईएमजी से स्टडी कर लेते हैं। शरीर के हर क्षेत्र के स्नायु यानी नर्वस सिस्टम अथवा मांसपेशियों में विद्युतीय ऊर्जा की उपस्थिति तथा सक्रियता का यह स्पष्ट प्रमाण है कि शरीर की त्वचा जैसी पतली परत में भी उसकी अपनी ढंग की विद्युत विद्यमान है। जैसे अभी बताया था कि वो जीएसआर से पता चलता है। चिकित्सा शास्त्री त्वचा के परीक्षण में भी त्वक विद्युतीय प्रतिक्रिया गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स जीएसआर पद्धति का प्रयोग करते हैं। मतलब प्राण शक्ति आपकी स्किन की पतली परत तक भी पहुंचती है। ये जो जीएसआर है, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स, इसका प्रयोग हम लोग यज्ञोपैथी में भी करते हैं और ये जीएसआर के द्वारा हम लोगों ने ये नोट किया, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये देखा गया कि जब भी हम लोग गायत्री मंत्र बोल करके आहुति देते हैं तो गायत्री मंत्र बोल के आहुति देने के तुरंत बाद जो हमारी स्किन का जीएसआर रेस्पॉन्स है वो इतना कम हो जाता है कि पता चलता है कि गायत्री मंत्र से आहुति देने पर मनुष्य के शरीर में तनाव का लेवल कम हो जाता है, मनुष्य शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इन वैज्ञानिक प्रमाणों के अतिरिक्त सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी मस्तिष्क से लेकर त्वचा तक में विद्युत संवेगों की क्षमता के प्रमाण मिलते रहते हैं। किसी व्यक्तित्व विशेष में के प्रति आकर्षण तथा किसी के प्रति विकर्षण ये शरीरस्थ विद्युत की समानता भिन्नता की ही प्रतिक्रिया है। हम लोगों में एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप अपने किसी मित्र को बहुत पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी पड़ोसी को देख के आपके मन में एक विकर्षण की भावना आती है, मतलब आप उसे पसंद नहीं करते। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, हाँ, ये जो आकर्षण और विकर्षण है, ये सब शरीर की विद्युत अगर समान होगी तो आप उसे प्रेम करेंगे और जब भिन्नता होती है तो विकर्षण होता है। दो मित्रों के परस्पर एक दूसरे को देखने, स्पर्श करने में विद्युतीय आदान प्रदान होता है। ये हमारे अध्यात्म में ये कहावत है कि अगर आप किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो जो हाई वोल्टेज की विद्युत शक्ति रखता होगा उसके शरीर से कम वोल्टेज की विद्युत शक्ति वाले में प्राण का प्रवाह होने लगता है और यही चरण स्पर्श की प्रक्रिया है। इसको साइंटिस्ट और भी इस तरह से बताते हैं क्योंकि अब क्वांटम फिजिक्स में ये प्रूव हो गया है कि आपका एक एक विचार, एक एक भाव कुछ और नहीं बल्कि विद्युत तरंगे हैं, एनर्जी की वेव्स हैं और इन एनर्जी की वेव्स को आप मेजर कर सकते हैं। अब आप जब कोई किसी व्यक्ति से मिलते हैं या एक ग्रुप में आप मिल रहे हैं और आपके विचार मेल खाते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये ऐड ऑन हो जाती है एनर्जी और इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एनर्जी वहां की
उस पूरे वातावरण की और आपकी एक दूसरे की बढ़ जाएगी। जब परस्पर आपका मेल नहीं करते विचार या भाव में रिपल्शन है, नेगेटिव इमोशंस मान लीजिए आप उससे प्रेम नहीं करते या ईर्ष्या है या कोई द्वेष है, राग है, तो क्या होगा? वो एनर्जी एक दूसरे को काटेगी, आपके भाव की, आपके विचार की। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहां उस जगह की भी और पर्टिकुलर व्यक्ति की भी एनर्जी कम हो जाएगी, ऊर्जा। दो मित्रों के परस्पर एक दूसरे को देखने, स्पर्श करने में विद्युतीय आदान प्रदान होता है। योगी तो स्पर्श से अपनी विद्युत का दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश प्रयोग संकल्प शक्ति के सहारे विशेष रूप से कर सकते हैं, किंतु समान स्पर्श से भी शरीरस्थ विद्युत का आंशिक आदान प्रदान होता है। स्पर्श, सहलाने, हाथ मिलाने, गले मिलने आदि से जो स्पंदन अनुभव किए जाते हैं वे विद्युतीय अवयवों के ही आदान प्रदान के फलस्वरूप होते हैं। यह तथ्य भी अवैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं। भारतीय मत रहा है कि शरीर का अस्तित्व बनाए रखने, उसके पोषण, पुनर्निर्माण, विकास एवं संशोधन जैसी हर क्रिया प्राण द्वारा ही संचालित है। भारतीय दर्शन में ऋषियों का ये मत है कि शरीर का अस्तित्व बनाए रखने, उसके पोषण, पुनर्निर्माण, विकास एवं संशोधन जैसी हर क्रिया प्राण द्वारा ही संचालित होती है। एक हमारे शास्त्रों में कहावत है कि अगर आप किसी मकान में रहते हैं तो जैसे अभी आपने इसी पुस्तक में पढ़ा कि एक जड़ वस्तु में भी प्राण की स्वल्प मात्रा है, तो जो जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान आपके प्राणों से अनुप्राणित होता है। आपके प्राणों से आपके रहने वाला मकान अनुप्राणित होता है, ऊर्जा पाता है। अगर आप अपने मकान के बनाते समय एक और मकान बनाए और उस मकान में कोई व्यक्ति ना रहे, तो जिस मकान में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा वो मकान बड़ी जल्दी ही ढहने लगेगा, डिजेनरेट कर जाएगा, उसमें टूट फूट बहुत होगी और वो मकान खंडहर होने में बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन जिस मकान में लोग रहते हैं उन लोगों की प्राण शक्ति उस मकान को भी स्वल्प मात्रा में प्राण शक्ति देके अनुप्राणित किए रहती है, तो वो मकान भी ऊर्जावान बना रहता है, अनुप्राणित रहता है, वो दीर्घ काल तक चलेगा। आजकल बहुत फैशन हो गया है, जब लोग मकान खरीदते हैं तो उसके वास्तु पे बहुत ध्यान देते हैं, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके अंदर प्राण शक्ति है या नहीं, वो वहां पे वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि नहीं, यज्ञ करते हैं कि नहीं, रोशनी आती है कि नहीं। हाँ, सूर्य की रोशनी के साथ क्योंकि प्राण सूर्य आता है। जो है वो हमारा मुख्य स्रोत है प्राण का। तो अगर आपके मकान हवादार है, उसमें सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य का ताप आता है, तो वो ऑटोमेटिकली वास्तु अनुकूल है, आप ये मान के चलिए। अन्य में कोश में व्याप्त प्राण में कोशी उसका संचालन, उनका संचालन नियंत्रण करता है। मतलब अन्य में कोश में जो प्राण में कोश व्याप्त है वो ही उसका संचालन नियंत्रण करता है। ये बात समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसे समझें कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है इसकी यूनिट्स हैं, जैसे मकान की यूनिट होती है ईंटा, तो वैसे ही हमारे फिजिकल शरीर की यूनिट है कोशिकाएं। तो कोशिकाओं के अंदर जो कुछ निगेटिव चार्ज है, कोशिकाओं के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट होती है, यही बायो इलेक्ट्रिसिटी प्राण है। तो हमारे अन्नमय कोश में जो व्याप्त प्राणमय कोश है, इसका मतलब कि हमारा प्राणमय कोश अन्नमय कोश में संव्याप्त है, उससे सूक्ष्म है। जैसे कल हमने ये बात करी थी कि जो 5 तत्व हैं उनमें सबसे स्थूल तत्व है पृथ्वी, पृथ्वी से कम स्थूल है जल, जल से कम स्थूल है वायु, वायु से कम स्थूल है अग्नि, अग्नि से कम स्थूल है या सबसे ज्यादा सूक्ष्म है आकाश। तो हर एक जो तत्व है उसकी मात्रा जैसे वो सूक्ष्म होता जाता है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। संपूर्ण सृष्टि में जितना पृथ्वी तत्व है उसका 10 गुना जल तत्व है, उससे ज्यादा 10 गुना उससे सूक्ष्म तत्व जो है वो होगा। इसी तरह से अंत में सबसे ज्यादा स्थूल है पृथ्वी, उससे सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है वायु, उससे सूक्ष्म है अग्नि, मतलब अग्नि जो वायु से भी सूक्ष्म है। अग्नि जो है वो सूक्ष्म और स्थूल के बीच की चीज है। आप अग्नि को हिला सकते हैं, लौ को फूंक मार दे तो वो हिल जाएगी। वायु दिखती तो नहीं है लेकिन अग्नि उससे भी सूक्ष्म। चलिए ये और कंफर्म करके हम लोग देख लेंगे। कंफ्यूजन है। सबसे अधिक है स्थूल पृथ्वी,
उससे जल, वो सूक्ष्म है तो ठीक जल है। और सबसे सूक्ष्म है आकाश। बीच। बीच में 2 चीजें हैं, वायु और अग्नि। वो- इनके बारे में हम लोग पढ़ करके डिस्कस करेंगे। पर जो चीज जितनी स्थूल है वो उतनी कम है। जैसे जब प्रलय होगी तो जितना पृथ्वी तत्व है वो जल प्रलय के द्वारा जल के अंदर खत्म हो जाएगा। जल अपने से सूक्ष्म तत्व में, वो अपने से सूक्ष्म तत्व, अंत में सारे तत्व आकाश तत्व में विलीन हो जाएंगे। आकाश तत्व जो है प्रलय के समय पे ओम में विलीन हो जाएगा और ओम परमात्मा में विलीन हो जाएगा। शरीर की हर कोशिका, शरीर संस्थान की छोटी से छोटी इकाई में भी प्राण विद्युत का अस्तित्व और विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है। शरीर की हर कोशिका विद्युत विभव इलेक्ट्रिकली चार्ज है। यही नहीं, कोशिका के नाभिक में लाखों की संख्या में रहने वाले प्रजनन क्रिया के लिए उत्तरदायी जीन्स जैसे अति सूक्ष्म घटक भी आवेश युक्त पुटिकाओं पैकेट्स के रूप में जाने और माने जाते हैं। ये तो जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है वो सब जानते हैं। एनर्जी को हम लोग 2 तरह से समझाते हैं। एक तो आवेश युक्त पुटिकाओं के रूप में जाने में, यानी जो जीन्स हैं उनमें भी चार्ज है ना, तो अल्टीमेटली दे आर एनर्जी। तो ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो 2 तरह से फ्लो करती है, वेव के फॉर्म में और एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। तो जो हमारे जीन्स है ये माता पिता से बच्चों में जो गुण को ले जाते हैं वो गुणसूत्र कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं। तो ये भी आवेश युक्त पैकेट्स हैं क्योंकि इनमें भी चार्ज होते हैं। ये जो है न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स कई तरह के होते हैं। इनके सीक्वेंस में अगर अंतर हो तो उनके द्वारा प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसमें अंतर आ जाता है। कौन सा डीएनए किस बच्चे में अपना असर दिखाएगा, किस में नहीं दिखाएगा, ये वातावरण के ऊपर, उस बच्चे के बिहेवियर के ऊपर, उस बच्चे के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, सोच पे। तो तात्पर्य यह है कि विज्ञान द्वारा जानी जा सकी सभी की सूक्ष्मतम इकाई भी विद्युत आवेश के रूप में प्राण तत्व की उपस्थिति स्वीकार। मतलब छोटे से छोटे सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में, सब में प्राण तत्व है, ये समझना है। शरीर की हर क्रिया का संचालन प्राण द्वारा होने की बात भी सदैव से कही जाती रही है। ये शरीर में जो भी क्रिया हो रही है उसका संचालन प्राण के द्वारा होगा। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि आप जीवित हैं तो प्राण के होने के कारण, इसीलिए स्वस्थ हैं तो प्राण के कारण। बीमार हो जाएंगे तो प्राण तत्व कम हो जाएगा, या प्राण तत्व कम हो जाएगा तो बीमार हो जाएंगे। योग ग्रंथों में शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने वाले प्राण तत्व को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। उन्हें पंच प्राण कहा गया है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय प्राण को पंच उप प्राण कहा गया है। वर्तमान शरीर विज्ञान ने भी शारीरिक अंतरंग क्रियाओं की व्याख्याएं विद्युत संचार क्रम के आधार पर की है। शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो संचार क्रम चलता है वह विद्युतीय संवहन प्रक्रिया के माध्यम से ही है। मान लीजिए आपके पैर में कोई कील चुभ जाती है, पता चल जाता है ब्रेन को, तो ये जो पता चला कील चुभने का वो भी नर्व्स के अंदर एक विद्युत प्रवाह का संचार हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स है नर्व के सेल्स के अंदर, मैसेज भी उसी से आएगा। और अगर किसी मसल को मैसेज जाना है कि उसको काम करना है तो वो भी उसी नर्व इंपल्स से जाएगा। संचार कोशिकाओं में ऋण और धन प्रवाह, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अंदर बाहर होते रहते हैं और इसी से विभिन्न संचार क्रम चलते रहते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेल का डिपोलराइजेशन तथा रिपोलराइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय मान्यता अनुसार पंच प्राणों में वर्णित व्यान के अनुरूप है। व्यान प्राण वो है जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है। माशय तथा आंतों में भोजन का पाचन होकर उसे शरीर के अनुकूल रासायनिक रसों में बदल दिया जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो पहले हम दांत से चबाते हैं, सलाइवा से मिक्स होता है, फिर वो हमारे पेट में जाता है, उस पर डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं, फिर आंतों में जाता है, तब जाकर के वो पूरा रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो रस ऐसा होता है जिसे सेल तक पहुंचना होता है और सेल में जाकर के वो एब्जॉर्ब होएगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो जैसे मकान ईंटों से मिलकर बना है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर के बने हैं। जैसे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक ग्लूकोज का पॉलीमर बनाएंगे जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अगर फल खाए हैं तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाएगा। अगर आपने गन्ना खाया है तो उसमें सुक्रोज है, सुक्रोज टूट करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, प्रोटीन खाया तो उसके प्रोटीन छोटे खाएं तो वो छोटे छोटे कण जो हैं वो पेप्टाइड्स में और फिर अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। तो जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है उसको रस कहते हैं। उसको रस कहते हैं। वो रेडी दो तरह से होता है, अब उसको आगे गुरुदेव बता रहे हैं। जो बिल्कुल महीन रस होता है वो तो रेडी टू बी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो तो ऐसे ही सेल वॉल में एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए एक एक्टिव सिस्टम होता है, उसको सोडियम पंप कहते हैं मेडिकल भाषा में। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं उसको। यह रस आंत की झिल्ली में से पार होकर रस में मिलते हैं, तब सारे शरीर में फैल पाते हैं। कुछ रसायन तो सामान्य संचरण क्रम से ही रक्त में मिल जाते हैं, किंतु कुछ के लिए शरीर को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। इस विधि को एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन कहते हैं। इस परिवहन से आंतों में जो विद्युतीय प्रक्रिया होती है उसे वैज्ञानिक सोडियम पंप के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो इजीली सेल वॉल को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये एक्टिव सोडियम पंप होता है जिसमें प्राण शक्ति लगती है। सोडियम कणों में ऋण और धन प्रवाह बदलने से वे सेलों की दीवार के उस पार से इस पार से उस पार जाते हैं। इसके संसर्ग से शरीर के पोषक रसों, ग्लूकोज, वसा आदि की भेदकता मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तथा वे भी भेदकता का मतलब आंतों के छेद में वो भोजन है जो बचा हुआ है वो आंतों की दीवार के अंदर घुस करके सेल खून तक खून में जाए, में मिल जाए और खून के द्वारा पूरे शरीर में जाए तथा वे भी उसके साथ संचारित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पंच प्राणों में प्राण वर्ग के अनुरूप कही जाती है। मैं तो आप ज्ञान लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूं कि गुरुदेव ने ये जो साइंस लिखी है, ये साइंस गुरुदेव ने लिखी, उन्होंने शरीर छोड़ा 1990 के पहले, और ये पुस्तक पता नहीं कब लिखी होगी, 1940 से 1990 के बीच में लिखी होगी। और ये जो पॉइंट लिखा है गुरुदेव ने, इसकी जानकारी अभी मेडिकल साइंस को 1990 के बाद हुई है। एक्टिव सोडियम पंप की एक्टिव गुरुदेव ने जो बात अपने अंदर लिख दी उसको मेडिकल साइंस अब पता कर पाई है 1990 के बाद। चलिए आज के लिए इतना काफी। दो प्राणों के हमने उसका प्रक्रिया, उसके एक्शन को मेडिकल टर्म्स में समझा। एक जो इम्पल्स जाती है उसमें जो रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसको व्यान प्राण, उसके लिए व्यान प्राण चाहिए। और जो रसों का एब्जॉर्प्शन है रक्त के अंदर, उसको पहुंचाना है, एक्टिव सोडियम पंप जिसमें काम आता है, उसमें प्राण नामक प्राण की आवश्यकता पड़ती है। आइए यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।